मैं तुम्हें याद दिला दूं, मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम मेरे नहीं, इसलिए तमीज से बात करना। आरती और घनश्याम जी के दोनों बच्चे अमेरिका में रहते थे। वो दोनों पति पत्नी अकेले एक दूसरे के साथ सुखी जीवन के आखिरी पल काट रहे थे। एक बार दोनों पति पत्नी दिवाली पर वृद्धाश्रम गए, तब आरती जी को वहाँ अपनी सहेली जानकी भी दिखी, जिन्हें उन्हें घर से निकाल दिया था। अपनी सहेली जानकी को आरती जी वृद्धाश्रम से अपने घर अपने साथ रहने के लिए लेकर आई। कुछ समय बाद आरती जी को पता चला कि उन्हें ब्लड कैंसर है और वो ज़्यादा दिन जीवित नहीं रहेंगी। तब उन्होंने दोनों से वादा लिया। उन्होंने घनश्याम जी से कहा, सुनिए, वादा कीजिए आप मेरी आखिरी इच्छा पूरी करेंगे। मेरे ना रहने पर आप जानकी को घर से नहीं जाने देंगे, और जानकी तुम कभी ये घर और घनश्याम जी को छोड़कर किसी के भी कहने पर नहीं जाओगी। आप दोनों मुझसे वादा करो। घनश्याम जी बोले, मैं तुम्हें बिना नहीं रह सकता, और तुम यह कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो। मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। घनश्याम जी रोते हुए कमरे से बाहर निकल गए। तब आरती जी ने अपनी सहेली का हाथ पकड़कर कहा, देख जानकी, तू तो जानती है मेरे जीवन के बाद घनश्याम जी बिल्कुल अकेले हो जाएंगे। तुझे पता है हमारे बच्चे विदेश में रहते हैं। बचपन जवानी तो हम अकेले भी काट लेते हैं, क्योंकि बचपन मौज मस्ती और जवानी जिम्मेदारियों के बोझ तले कब गुजर जाती है पता ही नहीं चलता। लेकिन बुढ़ापे में हमें सबसे ज़्यादा एक साथी की ज़रूरत होती है, जिससे हम अपने पुराने दिनों की बातें, अपने मन की हर बात साझा कर सकें, क्योंकि बुढ़ापे में हम हर चीज़ से मुक्त हो चुके होते हैं। तब बूढ़ा इंसान परिवार और समाज के लिए बोझ बन जाता है, जिससे ज़्यादातर लोग सुनना पसंद नहीं करते। और मेरे बाद तू ही वो इंसान है जो घनश्याम जी को अच्छी तरह से जानती है, जिस घर में जिस पर मैं आंख बंद कर भरोसा कर सकती हूँ। और घनश्याम जी के लिए तुझसे अच्छा साथी कोई हो ही नहीं सकता। मैं तो उनकी जीवन साथी होकर भी उनका साथ नहीं दे पाई। भगवान ने शायद हमारी किस्मत में यही तक हमारा साथ लिखा था, लेकिन तू सच्चे दोस्त की तरह उनका साथ हरदम निभाना। वादा कर मुझसे, वरना मरने के बाद भी मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। जानकी ने रोते हुए अपनी सहेली से वादा किया, और थोड़े दिन बाद ही वह चल बसी। घनश्याम जी और जानकी जी अच्छे से रह रहे थे। तब 3 साल बाद इस बार गर्मी की छुट्टियों में घर आए दोनों बेटे बहुओं को जानकी रास नहीं आई। एक दिन सुबह छोटी बहू ममता ने व्यंग्यपूर्वक मुस्कान भरते हुए कहा, भाभी मैं कमरे में चाय देकर आती हूँ लैला मजनू की जोड़ी को, क्योंकि वो दोनों साथ में चाय पीते हैं। कुछ समझिए आप। प्रीतिका भी इतना सुनकर बोलने से पीछे कहाँ रहने वाली थी। उसने तुरंत कहा, तुमने साथ साथ कमरा, वाह भाई वाह। अभी तक तो बाहर बरामदे में सबके सामने चाय पी जाती थी, अब कमरे में। हाँ भाई, अपनी किस्मत कहाँ ऐसी कि हम बैठ जाएं और कोई हमारे लिए भी सुबह सुबह चाय बनाकर हमारे कमरे में लाए। मुंह बोली सासू माँ के तो दोनों हाथों में लड्डू है। कहने को बाबूजी और माँ जी उनके बचपन के दोस्त हैं, लेकिन बाबूजी से सेवा का असली मजा तो वही ले रही हैं। खुद के बेटे बहू ने तो देखा नहीं, यहाँ हमारे सिर पर बिठाकर खुद सासू माँ स्वर्ग सिधार गई। बिना शादी के साथ में रहना, साथ में चाय पीना, क्या मजाल जो कभी चाय छूट जाए। हम बुढ़ापे में दोनों लोग सठिया गए हैं। अब नाम जप। अरे अब यह सब अच्छा थोड़े ही लगता है, लेकिन समझाए कौन। पूरे समाज में थू थू करा रखी है। अब सबको अब इनको समझाए, ये अमेरिका नहीं है। मुझे तो लगता है आंटी के इसी खराब चरित्र की वजह से इनके पति ने भी इनको छोड़कर दूसरी शादी कर ली थी। अच्छा भाभी, मैं चाय देकर आती हूँ, लेकिन इस समस्या का समाधान हमें निकालना ही होगा। कहते हुए चाय की ट्रे लेकर सुमन कमरे में जाती है, जहाँ जानकी जी अपने रोज के अंदाज में नहा धोकर तैयार अपने कमरे की बालकनी में कुर्सी पर बैठी हुई थी। दरवाजे के खोलने की आवाज सुनकर जानकी जी ने पलट कर देखा। ममता हाथ में चाय की ट्रे लिए खड़ी थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आओ बहू, अंदर आ जाओ। ममता ने चारों तरफ नजरें घुमाई तो देखा ससुर जी वहां नहीं थे। आंटी जी,
बाबूजी की चाय ले जाती हूँ, वो तो यहाँ है नहीं। तभी घनश्याम जी ने पीछे से कमरे में दाखिल होते हुए कहा, मैं आ गया हूँ बहू, तुम चाय यहीं रहने दो। जानकी जी, अब आपकी तबीयत कैसी है? ममता ने ससुर जी की तरफ घूरते हुए देखा। कुंठित मन से चेहरे पर मुस्कान लिए हुए उसने जी बाबूजी कहकर कमरे से बाहर निकल गई। तभी उनके कानों में आवाज गई, आपने रात की दवा क्यों नहीं खाई? अपना ख्याल रखा कीजिए। रात को खाने की टेबल पर सब एक साथ बैठे थे। तभी घनश्याम जी की नजरें दोनों बेटों की तरफ गई जो उन्हें गुस्से से घूर रहे थे। तभी माँ जानकी जी ने टेबल पर सबके साथ बैठने आई तो बहू रितिका ने कहा, आंटी आपको जरा भी शर्म नहीं आती? जानकी जी सकपकाई और रितिका की तरफ देख कर कहने लगी, उनकी समझ में नहीं आया आखिर हुआ क्या और वो जवाब क्या दे। तभी घनश्याम ने कहा, बहू ये क्या तरीका है बड़ों से बात करने का? तो और कौन कौन से तरीके की बात की जाती है, आप ही बता दीजिए पापा जी। बड़े बेटे कपिल ने गुस्से से बोला, दोस्ती के नाम पर ऐसी छिछोरी हरकत करते हुए इस उम्र में आप दोनों को शर्म नहीं आती? बेटों की निगाहें और बहू की कहीं कड़वी बातों से जैसे उनके कानों में जलते अंगारे डाल दिए। मतलब जानकी जी ने कहा। गुस्से में दांतों को पीसते हुए हाथों की मुट्ठियों को भींचते हुए छोटे बेटे बबलू ने चिल्लाते हुए कहा, तो साफ साफ सुनिए, कब बंद होगा आप दोनों का ये दोस्ती वाला नाटक? हमारे घर से और जीवन से निकलने का आप क्या लेंगी? कौन सा नाटक, कैसा नाटक? तुम सब आज कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? रितिका ने कहा, अरे कुछ तो शर्म कीजिए, अपनी उम्र का हमने कहने से शर्म आ जाती है और आप हैं कि नाटक किए जा रही हैं। बेटे बहू प्रश्नों के तीर एक के बाद एक घनश्याम जी और जानकी पर छोड़े जा रहे थे। उनका दूसरे प्रश्न का तीर हर बार पहले तीर से ज्यादा घातक होता जा रहा था। आज घनश्याम और जानकी के लिए ऐसे प्रश्नों के तीरों की चुभन से बचना नामुमकिन हो रहा था। तभी दोनों बेटों ने चिल्ला के एक साथ बोला, कान खोल कर सुन लो आप दोनों, हम सब आज आखिरी बार आपसे बोल रहे हैं, अपने कदम रोक लीजिए। अगर आपकी ने हमारी बात समझ नहीं आई तो हम दूसरा तरीका भी आता है समझाने का, हमें वो करने पर मजबूर मत कीजिए। बेटों के तेवर देख कर चुपचाप बैठे घनश्याम जी भी आज गुस्से में बोल पड़े, चीखो मत, तुम भूल गए हो? मैं तुम्हें याद दिला दूं कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। तमीज से बात करो। तमीज शब्द का मतलब पता है या सब बेच खाए हो? आखिर क्या समझना है हमें और क्यों? मैं आज तुम्हारा दूसरा तरीका भी जानना चाहूँगा, क्योंकि अगर बात निकली है तो पूरी भी हो जानी चाहिए। अब तुम मुझे समझाओगे कि मुझे किसके साथ और कैसे रहना है? बहुओं ने चिल्लाते हुए कहा, तो साफ साफ सुनिए, आंटी जी को बोलिए हमारा घर छोड़कर चली जाए, क्योंकि आप दोनों की इज्जत तो बची नहीं, लेकिन कम से कम हमारी इज्जत तो समाज में बने रहने दीजिए। इनकी वजह से हम वो तो खराब नहीं कर सकते, वैसे भी सासू माँ इनको यहाँ लेकर आई थी और वो अब रही नहीं, तो इनको भी अब इस घर में रहने की ज़रूरत नहीं। तभी बड़े बेटे कपिल ने कहा, अगर आपको हमारी शर्त मंजूर नहीं है तो आप इनके साथ जा सकते हैं, वैसे भी हम इस घर को बेचने वाले हैं। इतना सुनते ही घनश्याम जी गुस्सा उबल पड़ा और कहा, घर बेच रहे हो? कौन सा घर? ये घर आज भी मेरा है, तुम्हारा नहीं जो बेच दोगे। और कहाँ मुंह दिखाने लायक नहीं रहे समाज में? जब शर्म नहीं आई तब दोनों बूढ़े माँ बाप को छोड़कर अमेरिका बस गए। हम दोनों पूरा परिवार होते हुए भी अकेले जीवन जी रहे थे, हमारी खबर लेने का भी टाइम नहीं था। यहाँ तक कि जब तुम्हारी माँ का देहांत हुआ था कैंसर से, तब भी कोई सा बेटा नहीं आया। कहते आ रहे हैं, आए नहीं, तब समाज की चिंता नहीं हुई। समाज क्या कहेगा? कैसे बेटे हैं घनश्याम जी? शांत हो जाओ जानकी जी। बोलते हुए, नहीं जानकी जी, मुझे आज समझ आया क्यों आरती जी ने मुझे और आपको साथ रहने के लिए बोल रही थी, क्योंकि उसे पहले से पता था जो बेटे बहू उनके जिंदा रहते हुए
मुझे कभी पूछते नहीं थे तो उनके मरने के बाद तो जरूर पूछते। सही मायने में वह मेरी जीवन संगनी थी, जो मरते मरते भी मेरे सुख के बारे में सोच रही थी। और सुन लो, तुम चारों जानकी जी के साथ तो मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। मैंने आरती जी से वादा किया था। अब मेरा फैसला तुम लोग सुनो। जल्दी से अपना सामान समेटो और घर खाली करो। जाओ अपने देश अमेरिका। मुझे ऐसी नालायक औलाद की ज़रूरत नहीं है। मैं अब चैन से जीना चाहता हूँ जानकी जी के साथ, ताकि मेरी आरती जी की आत्मा को तकलीफ ना हो। यह उसकी आखिरी इच्छा थी। इतना सुनते ही जानकी जी की आंखों में झरझर आंसू गिरने लगे और मन ही मन आरती जी को धन्यवाद देने लगी। कितने अजीब बात है, अगर जवानी में किसी बच्चे के जीवन साथी की मृत्यु हो जाती है तो माँ बाप सोचते हैं हमारा बच्चा पूरी जिंदगी किसके सहारे काटेगा। उसे एक जीवन साथी की जरूरत पड़ेगी जिसके साथ सुख दुख बांट सके। इसकी दूसरी शादी करा देते हैं और पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन बच्चे अपने बूढ़े माँ बाप के अकेले धन के बारे में नहीं सोचने। ऐसा क्यों? अगर आपके दिल में कहानी छू गई हो तो अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। कहानी को लाइक, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो धन्यवाद।